आइए सर, स्टार्ट करते हैं। पैनल नहीं है तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नोट्स से स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट क्लास में ना हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ रहे थे, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन जब अपने पास बिजनेस करता है तो उसे बिजनेस में अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो बिजनेस में जो अकाउंट्स इस पर्टिकुलर पर्सन को मेंटेन करने हैं वो अकाउंट्स कब कब मेंटेन करने होंगे, कर लीजिए। जी सर। तो हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने पास अकाउंट्स कब मेंटेन करता है। दैट इज सेक्शन 44 डबल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पर्सन कैरिंग आउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सर हमने ना दो कैटेगरीज में बांटा है, देखिए प्लीज। पहली कैटेगरी है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने पास प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल प्रोफेशन से अपने पास इनकम अर्न करता है, ठीक है। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये अपने पास अकाउंट्स कब बनाएगा? तो इसके लिए हमारे पास है कैटेगरी वन, पर्सन कैरिंग आउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सर एवरी पर्सन कैरिंग आउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन is required to maintain prescribed books of accounts if gross receipt of profession exceed 1.5 लाख रुपए in all the 3 years preceding the previous year। सर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की रिसीट पिछले 3 सालों में 1.5 लाख रुपए को एक्सीड कर जाती है तो फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने पास अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सर मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, और इसकी 1 साल की रिसीट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल से डेढ़ डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा का ये रिसीट्स करता आ रहा है, देन ही मस्ट मेक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। सर सेकंड केस देखिए प्लीज। इन अ केस वेयर द प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप इन द प्रीवियस ईयर इफ ग्रॉस रिसीट इन दैट ईयर एक्सीड द सेट अमाउंट। सर अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन की जो रिसीट्स है ना वो करंट ईयर में इसने काम शुरू किया और करंट ईयर में एक्सपेक्टेड है कि ये एक्सीड कर जाएंगी 1.5 लाख रुपए, नया काम स्टार्ट किया और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीट्स होने की उम्मीद है, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में भी हम अपने पास अकाउंट्स बनाना इसके लिए मैंडेटरी है। जी सर एक मिनट सर। जी नमस्कार सर। जी सर, जी सर यही है सर, जी यही है सर, यही है। जी सर कल की क्लास में ले लूंगा जी। नमस्कार सर जी, थैंक यू सर। जी सर वो पैनल का चार्जर रह गया था अभी, बस वहां पे फोन करके कंफर्म किया था। जी मैं ये बता रहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने पास 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीट करता है पिछले 3 साल में तो उसे अकाउंट्स बनाना है। और अगर नया बिजनेस शुरू किया है, नया नया काम शुरू किया है और करंट ईयर में उसको उम्मीद है कि 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आप ना स्टार्टिंग से ही अपने पास अकाउंट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट नंबर टू देखिए, नोट नंबर वन देखिए सर। स्पेसिफाइड प्रोफेशन किसे कहते हैं? स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब है लीगल प्रोफेशन मतलब लॉयर्स, मेडिकल प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन सर जो आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं, और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इन्हें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। टेक्निकल कंसल्टेंसी या और कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी ये अपने पास प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आईटी की, कंप्यूटर की कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं ये, ठीक है। और अदर नोटिफाइड प्रोफेशन, इंटीरियर डेकोरेशन सर जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं वो भी यहाँ प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में कवर होंगे। और अदर नोटिफाइड प्रोफेशंस, अदर नोटिफाइड प्रोफेशंस सर अगर इसके अलावा भी कोई हमारे पास प्रोफेशन है, यहाँ हमारे पास स्पेसिफाइड प्रोफेशन में जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, मतलब गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है सर, सीबीडीटी अगर चाहे तो इसको नोटिफाई करके इनसे कह सकता है कि आप अपने पास अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। सर ये तो बात हो गई अकाउंट्स बनाने किसको है। अब बात यह है कि अकाउंट्स में बनाना क्या क्या है।
आप अपने पास जब अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या बनाएंगे अकाउंट्स में? सर नोट नंबर 2 देखिए प्लीज। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कैश बुक। सर कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक। और क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, लेजर। और जर्नल इफ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। सर ये अपने पास जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, और जो बड़े बड़े बिल होंगे ना महंगे, उनकी एक एक कॉपी रख लेंगे। ये महंगे वाले बिल कौन से होते हैं? महंगे वाले बिल मतलब 25 रुपए से ज्यादा का कोई भी खर्चा करेंगे उसका बिल रखना पड़ेगा। सर अमाउंट थोड़ा कम है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही है सर। ठीक है, 25 रुपए से ज्यादा का कोई भी एक्सपेंस होगा ना, उसका बिल मेंटेन करना मैंडेटरी है। ठीक है सर, एक बार ना जरा दोबारा से समझ लीजिए प्लीज। सर मैं ये बता रहा था, हम ये पढ़ रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स किन किन लोगों को बनानी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किन लोगों को बनानी होती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किन किन लोगों को बनाना होता है, कहां बताया गया है? सर सेक्शन 44 AA में बताया गया है। सेक्शन 44 AA ये बताता है किन लोगों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ये प्रोफेशनल है तो मेंटेन करेगा, अगर इसकी रिसीव 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की है तो। और अगर ये प्रोफेशनल नहीं है, बिजनेसमैन है तो सर फिर इसके लिए प्रोविजंस अलग हैं। हम डिस्कस ये कर रहे थे स्पेसिफाइड प्रोफेशन किसे माना जाएगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशन किसे माना जाएगा? तो अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करें तो नोट नंबर 1 देखिए प्लीज। स्पेसिफाइड प्रोफेशन किसे माना जाता है? सर जो लोग इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, इन द प्रोफेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, या इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशन में है, इनके लिए अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इन्हें अकाउंट्स कब मेंटेन करने हैं? अगर इनकी रिसीट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की है तो। 1.5 लाख से ज्यादा की रिसीट्स है, अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। और अगर 1.5 लाख से कम की है तो अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप बस इतना रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिएगा कि आपकी इनकम निकाली जा सके। ठीक है, फिर आप सिर्फ इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लीजिएगा कि आपकी इनकम निकाली जा सके। तो सर अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और 1.5 लाख से कम की रिसीट्स हैं, सर 1.5 लाख रुपए मतलब एक महीने की ना 12,500 रुपए। डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में 12,500 रुपए से कम कमाते हैं। तो हम कह रहे हैं सर छोड़िए, आप क्या करेंगे अकाउंट्स बनाकर। ठीक है, आप सिर्फ अपने पास इतनी डिटेल मेंटेन कर लीजिए कि आपकी इनकम कैलकुलेट की जा सके। आप रिसीट्स का रिकॉर्ड रख लीजिए, पेमेंट्स का रिकॉर्ड कर रख लीजिए, अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अकाउंट्स में बनाना क्या क्या है हमने अभी डिस्कस किया। आपको कैश बुक बनानी है, लेजर बनाना है, जर्नल बनाना है, इसके अलावा बिल्स की कॉपीज रखनी है अपने पास। आप जो भी खर्चा करते हैं 25 रुपए से ज्यादा का, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सर इन केस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, in case of medical profession, in addition to this, daily case register and stock register is also required to be maintained. सर जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, वो अपने पास 2 रजिस्टर्स बनाते हैं। एक रजिस्टर इस चीज का होता है कि करंट डे में आज कौन कौन से मेरे पास पेशेंट्स आए और उनको किस बीमारी के लिए क्या क्या दवाइयां दी गई, इसका एक रजिस्टर बनाता है, हर डॉक्टर बनाता है सर। और इसके अलावा ये अपने पास एक स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी दवाइयों का स्टॉक है और किस पर्सन को कौन सी दवा डॉक्टर साहब ने इशू की है। स्टॉक रजिस्टर और केस रजिस्टर बनाना इनके लिए मैंडेटरी है सर, और हमारी तरफ से नहीं। सर मैं पहले भी इसके बारे में बात कर रहा था सर, जो मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये मैंडेटरी है, हर डॉक्टर को ये रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर, आगे देखिए प्लीज। अगर ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं है तो पर्सन कैरिंग आउट नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। सर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, सर हम डिस्कस भी कर रहे थे, ध्यान से देखिए प्लीज। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, लेकिन वो कोचिंग सेंटर खोल लें और पढ़ाने लगे, डॉक्टर साहब पढ़ाने लगे, तो अब वो सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है, अब इनको कहेंगे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन बिल्कुल ऐसा है सर जैसे आप बिजनेस में हैं, आप बिजनेस वाली कैटेगरी में आएंगे आप।
ठीक है, तो पर्सन कैरिंग आउट नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन बिजनेस और बिजनेस सर, every person carrying on business or non-specified profession shall maintain such books of accounts and other document as enable the assessing officer to compute his income. सर अगर ये नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है ना, तो इन्हें क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है? इन्हें अपने पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है अगर अगर इनकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 से ज्यादा हो, या अगर इनकी सेल्स टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो। सर देखिए, प्रोफेशन के केस में ना इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी की कोई कंडीशन नहीं थी। प्रोफेशन के केस में कंडीशन ये थी, इनकी रिसीट्स कितनी होती हैं। अगर एक साल की रिसीट्स 1.5 लाख से ज्यादा की हैं, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और बिजनेस के केस में क्या है? बिजनेस के केस में आपको दो चीजें देखनी है, दोनों में से कोई भी एक होते ही आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी एनुअल सेल्स टर्नओवर कितनी। दूसरे नंबर पर आप ये बताइए कि आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी कितनी। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 को एक्सीड कर जाए, या आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख को एक्सीड कर जाए, दोनों में से कोई एक काम होते ही आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज होते ही आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपका सेल्स टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी ग्रॉस इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 से ज्यादा है। सर प्रोफेशन के केस में लिमिट कितनी होती है? ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिजनेस के केस में लिमिट कितनी है? सर बिजनेस के केस में हम कह रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, वो ग्रॉस रिसीट, इसका टर्नओवर, इसकी सेल्स 10 लाख को एक्सीड कर जाए, या इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 को एक्सीड कर जाए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है। सर मान लीजिए एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, हम उनसे ये कह रहे हैं सर अगर आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 को एक्सीड कर जाए, आप अकाउंट्स बनाइए। सर जैसे ही ये पीजीबीपी खत्म होगा ना, इसके बाद पीजीबीपी और अदर सोर्सेस, इसके बाद मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो होगा रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में हमें ये पढ़ना है कि रिटर्न किन किन लोगों को फाइल करनी होती है। सर पता है रिटर्न किसको फाइल करनी होती है? जिसकी इनकम 1,20,000 रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है, MEL, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सर जिस आदमी की इनकम 2.5 लाख से कम है ना, उसे रिटर्न फाइल ही नहीं करनी होती। सोचिए, रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है बेटा एक काम करो, अकाउंट्स बना लो। सर कितनी अटपटी सी बात है। नहीं, मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी, तो अकाउंट्स बना के करूं क्या जब रिटर्न ही फाइल नहीं करनी? अरे जब रिटर्न तो फाइल करूंगा तभी तो अकाउंट्स का काम होगा ना। जब अकाउंट्स जब रिटर्न फाइल ही नहीं करनी, तो अकाउंट्स बना के करूंगा क्या? तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर, इस पर्टिकुलर पर्सन से हम जबरदस्ती अकाउंट्स बनवा रहे हैं। सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पता है किसको मिलती है? इंडिविजुअल एंड HUF को। कंपनीज की कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म की कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म 100 रुपए भी कमाएगी ना, 30% के हिसाब से 30 रुपए का टैक्स लगा दूंगा। तो ये जो 2.5 लाख रुपए वाली लिमिट है, ये किसके लिए है बताइए? सर ये 2.5 लाख रुपए वाली जो लिमिट है, ये इंडिविजुअल एंड HUF के लिए होती है, जो 2.5 लाख रुपए तक हम टैक्स नहीं लगाते। तो इंडिविजुअल और HUF के केस में ना, हमने एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। हम ये कह रहे हैं सर, इंडिविजुअल और HUF को अकाउंट्स कब मेंटेन करने पड़ेंगे? इंडिविजुअल और HUF को अकाउंट्स तभी मेंटेन करने पड़ेंगे इफ उनकी जो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, और सेल्स टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा। तो इंडिविजुअल और HUF के केस में सर, इंडिविजुअल एंड HUF के केस में ये देखिए प्लीज, इंडिविजुअल एंड HUF के केस में हम अपने पास ये लिमिट कब लेकर चलेंगे? अगर इनकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 2.5 लाख को एक्सीड कर जाती है, इनके लिए 1,20,000 को बढ़ा के लिमिट क्या कर दी जाएगी? 2.5 लाख। और सेल्स की लिमिट क्या कर दी जाएगी 10 लाख से बढ़ा के? 25 लाख। इनके लिए सेल्स की लिमिट 10 के बजाय 25 है, और प्रॉफिट की लिमिट 1,20,000 के बजाय 2.5 लाख है। सर यहां तक की बातें क्लियर हैं? सर
हम अपने पास सेक्शन 44 डबल ए पढ़ रहे हैं। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि अकाउंट्स किन किन लोगों को बनाने होते हैं। मैंने इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा, ध्यान से देखिए प्लीज। पहली कैटेगरी बनाई प्रोफेशनल्स की। सर प्रोफेशनल मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। मैंने कहा इन्हें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे अगर इनकी पिछले 3 साल की रिसीट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है इन ऑल द 3 इयर्स। हर साल 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख अकाउंट्स बनाओ। ठीक है सर। प्रोफेशन के केस में हमने अपने पास अलग कंडीशन लगाई। अब आइए बिजनेस के केस में। बिजनेस के केस में हमने कहा आप दो चीजें चेक करो। अगर आपका सेल्स टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है या आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 से ज्यादा है इन एनी ऑफ द 3 इयर्स। सर शब्दों में डिफरेंस है। प्रोफेशन के केस में मैं कह रहा था इन ऑल द 3 इयर्स। बिजनेस के केस में मैं कह रहा हूं इन एनी ऑफ द 3 इयर्स। अगर पिछले 3 सालों में एक साल में भी इनका जो टर्नओवर है 10 लाख को एक्सीड कर जाए या इनकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1,20,000 को एक्सीड कर जाए, इनको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इनको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, बिजनेस के केस में सर ओनली बिजनेस, प्रोफेशन के केस में कोई छूट नहीं है, प्रोफेशन के केस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ बिजनेस के केस में मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कोई बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन इंडिविजुअल और HUF है। सर प्रोफेशन के केस में तो 1.5 लाख वाली लिमिट 1.5 ही लाख है, लेकिन बिजनेस के केस में इंडिविजुअल और HUF के लिए रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? जो सेल्स टर्नओवर हम कह रहे थे 10 लाख के बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है, अब हम कह रहे हैं 10 के बजाय 25 कर देंगे। और इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी जब हम कह रहे थे 1,20,000 के बाद, सॉरी रिटर्न फाइलिंग नहीं, गलती से कह दिया मैंने, अकाउंट्स बनाने हैं। 1,20,000 के बाद अकाउंट्स बनाने हैं, अब आप 2.5 लाख के बाद अकाउंट्स बनाएंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल और HUF है जिसका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो या इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 2.5 लाख से ज्यादा हो, उसको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर। लास्ट क्लास में हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ रहे थे और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस में आ जाता है तो फिर इसको अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी इनकम कम डिक्लेयर करता है तो इसको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और ऑडिट कराना पड़ेगा, है ना सर। देखिएगा प्लीज, वेयर द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस are deemed to be the profit and gains of the assessee under section 44 AE, double B, triple B, as the case may be, and the assessee has claimed his income to be lower than the profit and gains of, so deemed to be the profit and gains of the business, as the case may be during such previous year. सर 44 AE, देखिए नॉन रेसिडेंट वाला तो खैर इतना रेलिवेंट हमारे लिए नहीं होता। 44 AE था सर ट्रांसपोर्टर का। ट्रांसपोर्टर, हमने ये कहा था कि ट्रांसपोर्टर के पास अगर मान लीजिए ट्रक चलते हैं तो छोटे ट्रक पर 7500 रुपए की इनकम डिक्लेयर कर दे और बड़े ट्रक पर 1,000 रुपए पर टन की इनकम डिक्लेयर कर दे, है ना। अब हम ये कह रहे हैं एक असेसी है, वो ट्रक चलाता है, उसके पास 4 ट्रक हैं और वो अपनी इनकम 7500 रुपए से कम डिक्लेयर करना चाहता है, या उसका बड़ा ट्रक है और पर टन इनकम 1,000 रुपए पर टन से कम डिक्लेयर करना चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं मान लेंगे, आप एक काम करो, पहले अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ। अकाउंट्स बनाना है 44 डबल ए में, ऑडिट कराना है 44 ए बी में। सर आगे देखिए प्लीज, वेयर द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन एज द केस में बी आर डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द असेसी अंडर सेक्शन 44 एडी और एडी। सर एडी था स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर हम अपने पास बिजनेस में 44 एडी का बेनिफिट लेते हैं तो 6% 8% इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। और 44 एडी ये क्या था सर? प्रोफेशन का केस था। अगर हम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में आते हैं हम 50% इनकम डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आप उसमें आ जाएं और आप अपनी इनकम का जो परसेंटेज है वो 6%, 8% या 50% से कम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो भी आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। Where the profit and gains from a business or profession, as the case may be, are deemed to be the income, deemed to be the profit and gains of the assessee under section 44 AD or ADA, as the case may be, and he has claimed such income
to be lower than the profit and gains so deemed to be the profit and gains of business and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax during the previous year. तो अगर असेसी अपनी इनकम सेक्शन 44 एडी या एडीए में डिक्लेयर करना चाहता है और इनकम टैक्स की बताई हुई लिमिट से कम इनकम डिक्लेयर कर रहा है तो भी इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, आगे देखिए प्लीज। Where the provision of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. सर ये सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी क्या होता है? सर मैं बताता हूँ, ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर असेसी है और वो अपनी इनकम 44 एडी में डिक्लेयर कर देता है, तो हमने डिस्कस किया था कि अब वो 5 साल तक इस सेक्शन के बाहर नहीं जा सकता। अगर चला गया तो वंस ही एग्जिट तो 5 साल तक दोबारा अंदर नहीं आ सकता। सर अब 5 साल तक इसे क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स बनाकर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अकाउंट्स बनाएगा सेक्शन 44 डबल ए में, ऑडिट कराएगा सेक्शन 44 ए बी में। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी में कवर हो गया, मतलब अगर ये एक बार 44 एडी में आ गया और 5 साल पूरे होने से पहले 44 एडी से बाहर निकल गया, तो हम ये कह रहे हैं इसको अकाउंट्स बनाकर ऑडिट कराना पड़ेगा। नोट देखिए सर, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट शेल बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स। सर असेसमेंट का केस पिछले 6 साल तक का खुल सकता है, तो 6 साल तक हमने इससे कहा है कि ये अपने पास अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेगा। 6 साल तक पुरानी इसे अपने पास अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, 6 साल तक इसको अपने पास अकाउंट्स को संभाल के रखना है, उसको कहीं डिस्कार्ड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ठीक है जी पुरानी हो गई किताबें आप फेंक दो। अच्छा सर, अगर कोई पर्सन अकाउंट्स ना बनाए तो भाई उसे अकाउंट्स बनाने दे, नहीं बनाया उसने तो क्या होगा? सर ज्यादा कुछ नहीं, बस 25,000 रुपए की पेनल्टी लगाऊंगा उसके ऊपर, सेक्शन 271 कैपिटल ए की। तो पेनल्टी फॉर फेलियर टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, सेक्शन 271 ए। So if any person fails to keep and maintain such books of accounts and other documents as required in section 44AA in respect of any previous year, then the assessing officer or CIT appeal may direct that the person shall pay by way of penalty a sum of rupees 25,000। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए अगले प्रोविजन की तरफ चलते हैं और अगला प्रोविजन है सर सेक्शन 44 ए बी, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सर ऑडिट किन लोगों को कराना है ये बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शेल इफ इज टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, इसको अपना बिजनेस कराना है, अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। सर पहले फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा मेरा, अगर किसी के पर्सन का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, इसे अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन याद कीजिए हमने डिस्कस किया था कल, अगर मान लीजिए एक पर्सन है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ सकता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, सर अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ गया तो जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाते हैं उन्हें अकाउंट्स बनाने ही नहीं पड़ते। जब इसको अकाउंट्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे तो ये ऑडिट कराएगा कैसे? तो बस इनकम टैक्स क्या कहता है सर, अगर
ये पर्टिकुलर पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ जाएगा, तो 2 करोड़ के सेल्स टर्नओवर तक इसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये 95% रिसीट और पेमेंट्स बैंकिंग चैनल के थ्रू करता है तो 3 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, 3 करोड़ तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ सकता है। तो बस यहां पर भी कॉरस्पॉन्डिंग बात आ जाएगी। अगर इसका 95% रिसीट बैंकिंग चैनल से है तो इसको अपने पास ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अप टू 3 करोड़। और सर अगर इसका टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का है तो अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो नहीं आ सकता, लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इसको ऑडिट कराना पड़ेगा 10 करोड़ के बाद। सर बिजनेस के केस में ना मैंने 4 लिमिट्स बता दी, आपको ध्यान दिया आपने? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। 1 करोड़ नॉर्मल सिनेरियो में, 2 करोड़ ये भी नॉर्मल सिनेरियो में, अगर ये अपने पास प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आना चाहता है तो। सर 3 करोड़ अगर 95% ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर थ्रू बैंकिंग चैनल, और अगर बैंकिंग चैनल नहीं है तो लिमिट हो जाएगी 10 करोड़ रुपए की। 10 करोड़ के बाद इसको ऑडिट कराना पड़ेगा, 10 करोड़ से कम पे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। सर कैरिंग ऑन बिजनेस शेल इफ इज ग्रॉस रिसीट और प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपए। अगर एक पर्सन प्रोफेशनल है, उसकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, तो ऑडिट कराओ और ऑडिट कराकर अकाउंट्स की कॉपी सबमिट कराओ। लेकिन अगर 50 लाख से कम की इनकम है, इनकम से मेरा मतलब है यहाँ पे रिसीट, इनकम अंडर दैट पीजीबी की बात नहीं कर रहा, रिसीट्स की बात कर रहा हूँ। अगर 50 लाख से कम की रिसीट्स हैं तो 50 लाख से कम की रिसीट्स हैं तो फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने पास ऑडिट तो कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50% इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगी। तो अगर 50% इनकम डिक्लेयर कर रहा है तो ठीक है, अगर इनकम 50% से कम डिक्लेयर करेगा तो इसको भी सर अपने पास ऑडिट कराना पड़ेगा। 44 AD में जो इनकम बताई गई है 50%, उससे कम इनकम ये पर्टिकुलर पर्सन अपने पास डिक्लेयर नहीं कर सकता। अच्छा जरा 1 मिनट पानी पी लूं मैं। सर सर एक बार सर 10 करोड़ का फिर से बता दीजिए सर, जो फर्स्ट पॉइंट था। और दूसरा सर 44 BB एंड 44 BBB, सर ये दोनों के बारे में सर नहीं पता चला। जी सर, जी सर। सर मैं बोला था एक बार सर फिर से बताया सर, पॉइंट नंबर एक्सीडिंग 10 करोड़, इसके लिए सर प्रिजम्पटिव मैं, जी जी अखिलेश सर मैं ये कह रहा था, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 44 AB का सिंपल प्रोविजन ये कहता है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है आप ऑडिट कराइए। यस सर।
अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है आप ऑडिट कराइए। अब सर रिलैक्सेशन पर आते हैं। सर अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो हमने कल डिस्कस किया था सर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकता है। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चला जाता हूं तो फिर मुझे अकाउंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा ही नहीं तो ऑडिट किसका कराऊंगा, है ना। तो फिर लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 2 करोड़ कर दी जाएगी। आपको 2 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। सर तीसरा केस सुनिए, अगर ये पर्सन है और इसका टर्नओवर जो है ना, इसकी जो रिसीट्स हैं और इसके जो पेमेंट्स हैं 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं, तो इसे 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ लिमिट बढ़ा के हमने कितनी कर दी, 10 करोड़ कर दी सर। सर एक चौथा पॉइंट जो फाइनेंस एक्ट 2023 ने ऐड किया है, वैसे हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट 2022 वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार सर लेटेस्ट प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2023 का भी, तो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं इसीलिए हर जगह पर। सर फाइनेंस एक्ट 2023 ने ना एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है, रिलैक्सेशन का। अगर एक पर्सन है जिसका 95% ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर थ्रू बैंकिंग चैनल, तो हमने ये प्रोविजन ऐड किया है कि वो 3 करोड़ तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकता है। 3 करोड़। सर 3 करोड़ तक अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चला जाऊंगा तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते ही अकाउंट्स बनाने की कंपल्शन है ही नहीं। जब अकाउंट्स बनाऊंगा ही नहीं तो ऑडिट किसका कराऊंगा। ठीक है, दोबारा से देखिए प्लीज। सर बेसिक प्रोविजन ये कहता है 1 करोड़ तक ऑडिट नहीं कराना, 1 करोड़ के बाद ऑडिट कराना। फिर इसमें एडिशनल पॉइंट क्या आया, मैंने कहा अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले गए तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाने पर आपको 2 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रोविजन क्या आया था, अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% और मोर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। चौथा प्रोविजन अभी 2023 में आया है, अगर आप 3 करोड़ तक बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं 95% और मोर, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। सर अगर मैं प्रिजम्पटिव में चला जाऊंगा तो अगेन मुझे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि 3 करोड़ वाला यहाँ पर इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 10 करोड़ तक की छूट दे रहा हूँ, लेकिन सर मैंने डिस्कस तो किया ही था ना, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 3 करोड़ तक आप प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं। अच्छा 3 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है, आप 95% से ज्यादा रिसीव कर रहे हैं बैंकिंग चैनल से, तो ऑडिट तो नहीं कराना आपको, लेकिन आप प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते सर। प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते आप। प्रिजम्पटिव में कब जाएंगे, प्रिजम्पटिव में अब तब जाएंगे जब आप 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करेंगे। सर पॉइंट क्लियर है सर। प्रेजेंटिव क्या है सर? मैम हम कल पढ़ रहे थे ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, आप अपने टर्नओवर का 6% और 8% इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप आ जाते हैं तो आपको अपने पास अकाउंट्स बनाने की और ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका जितना भी टर्नओवर है बैंकिंग चैनल वाले टर्नओवर पर 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए और कैश ट्रांजैक्शन वाले पर 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए। ना अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, ना ऑडिट कराने की जरूरत है। मैम पॉइंट क्लियर है मैम। 3 करोड़ क्या लेस देन 10 करोड़ रहेगा तो प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते सर? सर जा सकते 3 करोड़ को एक्सीड कर जाएं लेकिन 10 करोड़ के नीचे हो तो प्रिजम्पटिव में नहीं जा सकते सर। अच्छा सर प्रॉफिट अपने आप डिक्लेयर करेंगे, जैसे 10% भी कई बार प्रॉफिट हो सकता, कितना भी हो सकता है। मैम 6 से नीचे नहीं जाएंगे, 8 से नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर आप कितने भी चली जाइए। ओके 6% मिनिमम है बैंकिंग चैनल वाले पर, और कैश वाले पर 8% मिनिमम है। इसके नीचे नहीं जा सकते। अगर नीचे जाना है तो अकाउंट्स बनाकर ऑडिट कराना पड़ेगा। इसके ऊपर आप कुछ भी डिक्लेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट देखिए। सर ये था बिजनेस का केस, बिजनेस। अब देखिए बी पॉइंट, कैरिंग ऑन प्रोफेशन शेल इफ इज ग्रॉस रिसीट ऑफ प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपए। सर अगर ये प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल मान लीजिए कोई डॉक्टर, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी,
तो इनको अपने पास अकाउंट्स का ऑडिट कब कराना पड़ेगा? अगर इनकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 50 लाख से ज्यादा की रिसीट करते हैं तो ऑडिट कराना पड़ेगा, 50 लाख से कम की रिसीट्स करते हैं तो ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट सी पॉइंट। सर सी पॉइंट क्या कह रहा है? सर कल हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पढ़ रहे थे ना, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हमने कुछ लिमिट्स पढ़ी थी। अगर ये पर्सन उस लिमिट से कम की रिसीट कर रहा है, थर्ड पॉइंट, कैरिंग ऑन बिजनेस शैल इफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AE और डबल बी और ट्रिपल बी। 44 AE ट्रांसपोर्ट वाला था, यही हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है और इसकी रिसीट्स, इसकी इनकम ये 7500 रुपए से कम डिक्लेयर करना चाहता है पर मंथ छोटे ट्रक पर, बड़े ट्रक की इनकम 1000 रुपए टन से कम डिक्लेयर करना चाहता है तो हमने बार बार डिस्कस किया था, अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ। इसको अकाउंट्स बनाकर ऑडिट कराना पड़ेगा। सर डी पॉइंट देखिए, सर डी, वेयर द असेसी क्लेम्स दैट इज इनकम इज सर लोअर देन। सर दो सेक्शन और है, 44 BB एंड 44 ट्रिपल बी, सर क्या है? वो कल हमने डिस्कस किया था ना, अगर ये टर्न की पावर प्रोजेक्ट का काम कर रहा है और उसमें 10% से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है, या ये अपने पास ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इक्विपमेंट्स किराए पर देता है और 10% से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है, तो फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को अकाउंट्स बनाकर ऑडिट कराना पड़ेगा। ट्रिपल भी पढ़ाया है सर आपने? जी सर, कल पढ़ाया था, ये रहा, ये था ना, 44 टर्न की BB। पावर प्रोजेक्ट और एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा ऑफ मिनरल ऑयल्स। टर्न की पावर प्रोजेक्ट में हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि हम कार कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम कह रहे थे कि बस हम तो चाबी घुमाते हैं और स्टार्ट हो जाती है, बस ये चाबी घुमाओ और स्टार्ट करो, इस कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की पावर प्रोजेक्ट की बात चल रही है यहाँ पर, नॉर्मल टर्न की प्रोजेक्ट्स नहीं, टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स। सर पेज नंबर कितना था? सर एक मिनट, वो मुझसे, जी पेज नंबर सर ये पेज नंबर था 56। 56। ठीक है सर। तो अगर कोई पर्सन अपने ट्रक पर इनकम कब डिक्लेयर करना चाहता है, या सिर्फ ट्रक क्यों सर, बिजनेस और प्रोफेशन भी तो हो सकता है। हमने कल 44 AD पढ़ा था, 44 AD में हम कह रहे थे कि आप अपनी इनकम कम से कम कितनी डिक्लेयर करेंगे, बैंकिंग चैनल के थ्रू जितना पैसा आएगा उस पर 6% और कैश में जो आएगा उस पर 8% डिक्लेयर करेंगे। अगर आप इससे कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, अकाउंट्स बनाइए, ऑडिट कराइए। और 44 AD है प्रोफेशन, एक पर्सन प्रोफेशन में आ रहा है और अपनी इनकम 50% से कम डिक्लेयर करना चाहता है, क्या करना पड़ेगा सर? अकाउंट्स बनाइए, ऑडिट कराइए। बस अकाउंट्स बनाकर ऑडिट कराएंगे और आप जितनी भी इनकम फिर कहेंगे वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। 1 करोड़ 50 लाख से कम नहीं होगा कभी भी। सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो गई सत्यानंद सर। सर 1 करोड़ से कम भी रहेगा तभी भी करानी है, 50 लाख से कम भी रहेगी कभी भी प्रोफेशनल के वैसे। सर प्रोफेशन के केस में तो 50 लाख की लिमिट होती है, 1 करोड़ की लिमिट थोड़ी होती है। प्रोफेशन नहीं के सर, केस में लिमिट है 50 लाख 50 और बिजनेस के केस में लिमिट है सर 1 करोड़। सर 50% से अगर कम दिखाता 50 है लाख तो से कम प्रोफेशनल की रिसीट है, सर अगर प्रोफेशनल की रिसीट 50 लाख से कम है लेकिन वो प्रॉफिट दिखाना चाहता है 50% से कम, तो अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ। अच्छा सर, मैंने उससे कम भी है तभी भी कराना होगा, कम दिखाता है प्रॉफिट जी तो। सर, जी 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 जी। आगे देखिए प्लीज सर, ई पॉइंट देखिए, लास्ट ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या कह रही है? ई पॉइंट क्या कहता है? ई पॉइंट कहता है सर कि अगर ये सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 AD में कवर हो गया। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 AD क्या होता है सर? अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक बार सेक्शन 44 AD के बाहर हो गया ना, तो 5 साल के लिए बाहर करूंगा, 1 साल के लिए नहीं। अब अगले 5 साल तक अकाउंट्स बनाइए, ऑडिट कराइए।
ठीक है सर, ये ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट हमें जमा कब तक करानी है? सर देखिए, जिन लोगों का ऑडिट होता है ना, उनकी लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के एक महीने पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, जो लोग, हाँ, जो लोग अपने पास ऑडिट कराते हैं ना, उनकी रिटर्न की डेट होती है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से एक महीने पहले 30 सितंबर तक इन्हें अपने पास रिटर्न, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी है। सर रिटर्न की डेट 31 अक्टूबर, ऑडिट की डेट 30 सितंबर। और सर जो लोग हमारे पास ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन में कवर होते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, उनके लिए रिटर्न की डेट होती है सर 30 नवंबर, और ऑडिट की डेट होगी सर 31 अक्टूबर। 30 नवंबर और 31 अक्टूबर, एक महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा हो जानी चाहिए। जो भी आपकी रिटर्न की डेट है, उससे एक महीने पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है जी। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज में, खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकम टैक्स में ना हम सर अकाउंट्स के ऑडिट की बात कर रहे हैं अभी। हम इतनी देर से ये डिस्कस कर रहे थे, आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सर मैं ये कह रहा था, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी और लॉ के तहत ऑडिट कराना है, तो मैं इनकम टैक्स का ऑडिट अलग कराऊं, और जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट कराती है, तो कंपनीज एक्ट का ऑडिट अलग कराऊं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप कंपनीज एक्ट में ऑडिट कराकर सीए साहब से कहिए एक एडिशनल रिपोर्ट सबमिट कर दें कि उन्होंने कंपनीज एक्ट का तो ऑडिट करा ही था, साथ में इनकम टैक्स का भी ऑडिट कर लिया है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो कमियां हैं वो उन्होंने पॉइंट आउट कर दी है, ठीक है। तो अलग से कोई अकाउंट बनाने की, अलग से कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट उनसे हम अपने पास ले लेंगे कि हाँ जी, मैंने अपने पास इनका ऑडिट कर दिया। अच्छा, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन सर ऑडिट कराए ही ना, तो सर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ऑडिट के प्रोविजन लागू होते हैं और वो ऑडिट ना कराए, तो क्या होगा? सर ध्यान से देखिए प्लीज। पेनल्टी फॉर फेल्योर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी। सर इफ एनी पर्सन fails to get his accounts audited under section 44 AB in respect of the previous year, or fails to furnish a report of such audit by specified date as defined in section 44 AB, तो क्या होगा? Then the assessing officer shall direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to 0.5% of the total sales turnover or gross receipts of the profession in such previous year, or a sum of rupees 1.5 lakh, whichever is less. सर अगर ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे जमा ना कराई जाए, तो आपका जितना भी टर्नओवर है उसका 0.5% या 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर की पेनल्टी लगती है सर। 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है अगर ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे जमा ना कराई जाए तो। सर एक पर्सन ना प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल, उसकी रिसीट आ रही थी 80 लाख रुपए, उसने ऑडिट कराकर रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए 80 लाख की रिसीट्स हैं और ऑडिट रिपोर्ट जमा ना कराए, तो 80 लाख का 0.5%, 40,000 रुपए की पेनल्टी लगा दूंगा। अगर तो मान सर लीजिए कोई ऑडिट ऑडिट बिजनेसमैन कराने है, की आवश्यकता नहीं है सर। अच्छा, जी सर, प्रोफेशनल है तो होगा, यस। प्रोफेशनल तो होगा ना सर, यस, 80 प्रोफेशनल लाख होगा से तो ऊपर, होगा जी जी। यस सर, यस। सर एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, उसका टर्नओवर है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और वो अपने पास जो अपनी प्रॉफिट निकाल रहा था ना, बहुत कम निकाल रहा था, 8% 6% से कम निकाल रहा था। उसने कहा मैं 44 AD में नहीं जाना चाहता। अब सर 44 AD में नहीं जाएगा तो 1 करोड़ के बाद ऑडिट कराना पड़ेगा। इसने क्या करा? ऑडिट कराकर रिपोर्ट जमा नहीं कराई। तो हम कह रहे हैं अब इसका जितना भी टर्नओवर है 1 करोड़ 20 लाख का आधा परसेंट, 1 करोड़ 20 लाख का आधा परसेंट होगा सर 60,000 रुपए। 60,000 रुपए की पेनल्टी लगाऊंगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका टर्नओवर है सर 4 करोड़ रुपए,
4 करोड़ का 0.5% कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख की पेनल्टी नहीं लगेगी सर, 1.5 लाख से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 2 लाख आएगा तो रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कितने पे? 1.5 लाख पर। पेनल्टी लगाऊंगा कितनी? 1.5 लाख रुपए। सर पॉइंट क्लियर है सर? तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, shall be the amount of penalty. सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो ये हमारे पास सर अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोविजन हो गए। आइए अब जरा कुछ प्रोविजन हमारे पास ना थियोरेटिकल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज एक्चुअली पैनल का चार्जर रह गया है एनएडीटी में, तो प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाएंगे बिना लिखे, हम कुछ थियोरेटिकल प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। जी सर, एक सेक्शन 35 एडी डिस्कस करना है हमें। भी पढ़ा दिए क्या सर? कौन सा सर? फॉर सेक्शन 40 भी पार्टनरशिप। नहीं सर अभी नहीं पढ़ा है। सर अब कुछ थोड़े थोड़े से थियोरेटिकल प्रोविजंस बचे हैं और सिर्फ एक सेक्शन 40 स्मॉल बी बचा है। सर देखिएगा प्लीज, सेक्शन 35 ए डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 35 ए डी, ये क्या कहता है? सर 35 ए डी होता क्या है पहले मैं जरा समझा दूं। सर मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, और किस चीज का बिजनेस कर रहा है? सर इनकम टैक्स ने ना 14 बिजनेसेस के नाम लिखे हुए हैं, हमारे बताए हुए 14 में से कोई बिजनेस कर रहा है। सर अगर हमारे बताए हुए 14 बिजनेसेस में से कोई बिजनेस ये पर्सन करता है ना, तो हम इसको बेनिफिट देते हैं। और क्या बेनिफिट देते हैं? सर हम ये बेनिफिट देते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे बताए हुए बिजनेस करोगे ना, तो आपका जितना भी कैपिटल नेचर का खर्चा होगा आपके पीएनएल में दिखा देंगे। हमारे बताए हुए बिजनेस कीजिए तो क्या करेंगे? सर अगर आप हमारे बताए हुए बिजनेस करेंगे ना, तो आपका जितना भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा पीएनएल की डेबिट पर दिखा दूंगा। ठीक है, हमारे नेचर बताए हुए नेचर के बिजनेस कीजिए, आपका जितना भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? सर मतलब ये हुआ कि आप खरीदेंगे मशीन, आएगा पीएनएल की डेबिट पर। आप खरीदेंगे फर्नीचर, आएगा पीएनएल की डेबिट पर। आप खरीदेंगे बिल्डिंग, आएगा पीएनएल की डेबिट पर। ठीक है, वैसे तो हमें अपने पास इन खर्चों पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन मत लगाइए, डेप्रिसिएशन मत लगाइए, आप सीधा इन खर्चों को पीएनएल की डेबिट पर दिखा दीजिए। ठीक है, तो सर कौन कौन से बिजनेसेस हैं ये जिनमें मुझे ये बेनिफिट मिलता है? आइए ध्यान से पढ़ते हैं पहले। जी सर, an assessee shall, if he opts, be allowed deduction under section 35AD to the extent of 100% of any capital expenditure incurred in the previous year for specified business subject to the fulfillment of certain conditions। सर ये कुछ शर्तें हैं, ये पूरी कर दीजिए तो हम आपको अपने पास बेनिफिट देंगे। आपका जितना भी कैपिटल नेचर का खर्चा है वो आपके पीएनएल के डेबिट पर आ जाएगा। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, आप बिजनेस किस चीज का करेंगे? द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड एज स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग डिडक्शन
अंडर दिस सेक्शन। सर 14 बिजनेस के नाम है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए प्लीज। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। सर कोल्ड चेन फैसिलिटी खोल लीजिए, आपको बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर आप एक वेयर हाउस खोल लीजिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउस खोल लेंगे, आपको बेनिफिट दिया जाएगा सर। आगे देखिए नेक्स्ट। सर ये कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या है? सर कोल्ड चेन होते हैं ना, जहां पर हम अपने पास सामान रख देते हैं। जैसे आजकल देखिए, जो विंटर की सब्जियां हैं आपको समर्स में मिल जाती हैं, समर्स की सब्जियां विंटर्स में मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती हैं? सर वो कोल्ड चेन के कोल्ड अंदर रख दी स्टोरेज है। जाती हैं। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज होता है ना सर, कोल्ड स्टोरेज। सर जी कोल्ड स्टोरेज जो है ना, ये बड़ा लिमिटेड शब्द है। कोल्ड स्टोरेज तो क्या होता है, एक जगह पर आपने सामान को स्टोर किया। सर कोल्ड चेन जो है ये थोड़ा सा वाइड है। जैसे मैं दिल्ली से कोई प्रोडक्ट बनाकर लेकर जाना चाह रहा हूं मुंबई, 2 दिन लगेंगे सर। 2 दिन में तो माल खराब हो जाएगा। तो सर ट्रक्स आते हैं, ट्रक्स, ट्रक्स जिनके अंदर इतना कम टेम्परेचर होता है कि उसके अंदर सामान आपका खराब नहीं होगा। फ्रीजर लगे होते हैं उसमें, फ्रीजर्स, उसमें वो सामान को फ्रीज करेंगे और मुंबई ले जाएंगे। सर मैं ये बता रहा था, इस टाइप के सारी चीजें ये कोल्ड चेन फैसिलिटी कहलाती हैं। कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करना, कोल्ड स्टोरेज के साथ ये कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक्स मेंटेन करना, दिस इज कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी के केस में आप जितना भी खर्चा करेंगे कैपिटल नेचर का, आपके पीएनएल की डेबिट पर आ जाएगा। सर इसी तरह से सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर मान लीजिए मैंने एक वेयर हाउस खोला जहां पर मैं गारमेंट स्टोर करता हूं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने एक वेयर हाउस खोला जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर करता हूं, बेनिफिट मिल जाएगा। सर आगे देखिए प्लीज। लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। सर अगर मैं अपने पास ना एक पाइपलाइन बिछाता हूं पेट्रोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर मैं पाइपलाइन बिछाता हूं क्रूड ऑयल के पाइप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये जितना भी अमाउंट होगा आप कैपिटल नेचर का खर्चा करेंगे, आपके पीएनएल की डेबिट पर आ जाएगा। फोर्थ टाइप ऑफ बिजनेस, द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ न्यू होटल टू 2 स्टार और अबव कैटेगरी एज क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर होटल खोला अगर किसी ने, होटल, होटल का खोलना अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बहुत अच्छी बात है सर, इससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो अगर कोई पर्सन 2 स्टार और अबव कैटेगरी का होटल खोलता है, हम उसको बेनिफिट अलाउ करेंगे। सर आगे देखिए प्लीज। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ न्यू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल खोल लीजिए विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट, 100 पेशेंट के बेड होने चाहिए उसके अंदर। आप अगर हॉस्पिटल खोलेंगे आपको बेनिफिट अलाउ किया जाएगा। हॉस्पिटल खुलना अच्छी बात है बुरी बात है? सर बहुत अच्छी बात है। जो बीमार लोग हैं उनका इलाज होगा सर, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है जरा हमारे देश में, तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा सेक्शन 35 AD के तहत। आगे देखिए। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट and as the case may be and notified by the board in the behalf of or in accordance with the guidelines as may be prescribed। क्या मतलब हुआ सर? कई जगहों पर ना स्लम रीडेवलपमेंट का काम होता है। एक स्लम एरिया है, एक बिल्डर आया कहने लगा मैं यहाँ स्लम तोड़ूंगा, फ्लैट बनाऊंगा, आधे फ्लैट तुम लोगों को दे दूंगा रहने के लिए और आधे फ्लैट में मार्केट में बेच दूंगा, ठीक है। ये जो स्लम रीडेवलपमेंट का काम हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये बहुत अच्छा काम है। और अगर आपका कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ये आपके पीएनआर अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा दिया जाएगा। जी सर, पॉइंट क्लियर है सर? सर आगे देखिए नेक्स्ट। सर
7 पॉइंट देखिए प्लीज, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग का काम अगर आप करते हैं आपको सेक्शन 35AD का बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, अगर आप फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करते हैं सेक्शन 35AD का बेनिफिट मिलेगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन एज नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द कस्टम्स एक्ट, अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं आपको बेनिफिट दिया जाएगा। सर मैं अगर कोई कंटेनर डिपो बनाता हूं, सर ये कंटेनर डिपो पोर्ट्स पे बनते हैं जहां पर सामान जाना इंडिया से लेकर जाना या इंडिया में लाना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह के आप कंटेनर डिपोज बना रहे हैं, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आपका जितना भी खर्चा है पीएनएल की डेबिट पर दिखा देंगे, कैपिटल नेचर का। सर बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बी कीपिंग का बिजनेस करता है, हमने कहा सर अच्छा काम है, आप अगर बी कीपिंग करते हैं आपका जितना भी कैपिटल नेचर का खर्चा होगा पीएनएल की डेबिट पर आ जाएगा। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, सर ऊपर आया था वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नीचे आया है वेयर हाउस फॉर शुगर। अगर आप कपड़ों का वेयर हाउस खोल रहे हैं तो नहीं मिलेगा बेनिफिट, अगर आप वेयर हाउस खोल रहे हैं शुगर का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, तो मिल जाएगा बेनिफिट। सर लाइंग एंड ऑपरेटिंग, सर जी सर, सर जी एक सर, जो ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए बना रहे हो, यहाँ पर स्टोरेज ऑफ शुगर, दोनों में जी। क्या वेयर हाउस है, दोनों में सर डिफरेंस, एक्चुअली दोनों ना तो एक ही लगा। सर जो वेयर हाउस होते हैं ना, वो वेयर हाउस ऐसे नहीं होते कि आप किसी भी वेयर हाउस में कुछ भी रख दें, अलग अलग तरह के वेयर हाउस होते हैं। एग्रीकल्चर का जो वेयर हाउस होगा वो अलग होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला, शुगर वाला अलग होगा, और जो नॉर्मल वेयर हाउस होते हैं ना जहाँ पे गारमेंट्स या और कुछ सामान रखा जाता है, सर वो अलग होते हैं। तो अगर आपने एक्चुअली वेयर हाउस खोला और वेयर हाउस खोल के सर रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा आपको, जब आप सरकार से रजिस्ट्रेशन यस, कराएंगे, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें भी बताना पड़ता है आप किस चीज का वेयर हाउस खोल रहे हैं। तो अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खोला है बेनिफिट देंगे, आपने शुगर के लिए खोला है बेनिफिट देंगे, और किसी चीज के लिए खोला है बेनिफिट नहीं देंगे सर। सर एग्रीकल्चर शुगर जो शुगर है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। नहीं नहीं सर, शुगर इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, शुगर तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है सर। गन्ने के रस से फैक्ट्री के अंदर शुगर बनाई जाती है, फैक्ट्री बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं सर जहां पर हाँ होती है कॉम्प्रिहेंसिव सर, होती है। प्रोसेस के बाद बनता है। शुगर मिल होती है उसके बाद। हाँ ये जी जी जी, शुगर का बेयरिंग हाउस बता रहा है, हाँ शुगर स्टोरेज ऑफ शुगर जी। वेयर हाउस। तो शुगर मिल जो है सर वो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रही है ना शुगर। ठीक है सर। जी सर, जी सर। लाइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, सर ये स्लरी पाइपलाइन क्या होती है? स्लरी पाइपलाइंस क्या होती हैं सर, ये ना जैसे हमारे यहाँ पाइपलाइन होती है पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्लरी पाइपलाइंस क्या होती हैं, ये थोड़ा सा हाइट पर बनाई जाती हैं और नीचे की तरफ बनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है जो आयरन ओर है वो इन पाइपलाइंस के अंदर फिसलता हुआ फैक्ट्री में पहुंच जाता है। सर जो हाँ आयरन जहां से निकलता है ना, जो माइंस होती हैं आयरन की, वहां से फैक्ट्री तक माल ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं वहां बहुत ऊंचाई पे ले जाकर एक पाइपलाइन लगाते हैं और उसे बड़े स्लोप के ऊपर उसके अंदर से आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। बड़ा सा पाइप होता है, उसके अंदर ये लुब्रिकेंट चल रहा होता है, उसके साथ फिसलते हुए ये जो रॉ मटेरियल है ये पहुंच जाता है, हमारे पास फैक्ट्री। तो सर इससे ना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ये जितना भी खर्चा होगा आपके पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर दिखा दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्लीज, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सर ये क्या होता है वेफर? सर ये वो खाने वाला वेफर नहीं है, ये होती है चिप। चिप, चिप्स नहीं, चिप जो मोबाइल की चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की चिप होती है, चिप चिप। सर ये चिप अगर इंडिया में बना रहे हैं आप, तो चिप बनाने की जो फैक्ट्री है उसका जितना भी कैपिटल नेचर का खर्चा है 100% पीएनएल की डेबिट पर आ जाएगा। ये टाटा ने किया ना सर, गुजरात में सेटअप कर रहा ना जी सर। चिप्स का, सर ये एक्चुअली सर कंपनी से। हमारे यहाँ ना चिप की बड़ी कमी है। आज की डेट में आप गाड़ी बुक करने के लिए जाइए,
गाड़ी में आपको वेटिंग मिलेगी। ये गाड़ी में इतनी वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है? नहीं सर, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। सर प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ इस टाइम ना जो कार के अंदर चिप लगती है ना, उसकी शॉर्टेज चल रही है, और बड़ी खतरनाक शॉर्टेज चल रही है। इतनी शॉर्टेज है कि आप गाड़ी बुक करने के लिए जाइए, 6-6 महीने तक नंबर नहीं आ रहा। सर गाड़ी बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, वो चिप की प्रॉब्लम है। चिप नहीं मिल रही, बनाएंगे कैसे गाड़ी बताइए? तो इसीलिए क्या कर रखा है कंपनीज ने कि इसके लिए इतनी इतनी वेटिंग लगा रखी है। ठीक है सर, सोचिए अगर एक फैक्ट्री हो इंडिया में जो ये चिप बना के दे। ठीक है सर, ये चिप बनाने की फैक्ट्री लगाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये चिप्स इंडिया में बनने लगे। इसके लिए हमने अपने पास सेक्शन 35AD में बेनिफिट दे दिया। नेक्स्ट देखिए सर, द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग the business of developing or maintaining and operating or developing, maintaining and operating a new infrastructure facility। सर अगर कोई कंपनी डेवलप करती है, पहला काम। डेवलप नहीं करती लेकिन मेंटेन एंड ऑपरेट करती है, या तीसरा डेवलप भी करती है, मेंटेन भी करती है, ऑपरेट भी करती है, किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। सर मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं सड़क बनाता हूं। सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाना, आप एंटाइटल्ड है सेक्शन 35AD के लिए। सर मैं बनाता तो नहीं हूं, लेकिन जो बनी बनाई सड़कें हैं उनको मेंटेन करता हूं, उसकी देखभाल करता हूं। इनकम टैक्स ने का बड़ा अच्छा काम करते हो। सर हमारे यहाँ सड़कें बहुत खराब हैं। आप देखिए दिल्ली में जरा सी बारिश हो जाए, क्या खतरनाक जाम लग जाता है सर, है ना? थोड़ी सी बारिश हो जाए सर, थोड़ी सी बारिश, बहुत तेज बारिश की बात नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ी सी बारिश हो जाए उसके बाद सर कितना जाम लग जाता है। सर हमारे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है। तो अगर कोई कंपनी सड़कें बनाने का काम करती, या फिर सड़कें बनाती तो नहीं है, उनको उनके रख रखाव का काम करती है, या बनाती भी है रख रखाव का भी काम करती है, तो हमने कहा सर बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। आपके जितने भी कैपिटल नेचर के खर्चे हैं ना, आपके P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा दिए जाएंगे। तो आप डेवलप कीजिए, या मेंटेन एंड ऑपरेट कीजिए, या फिर आप डेवलप भी कीजिए, मेंटेन भी कीजिए, ऑपरेट भी कीजिए। आपके जितने कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे आपके P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर आएंगे। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इस तरह का जो कंपनी है वो डायरेक्ट डेवलप करेगी या किसी से प्रोजेक्ट लेके कर रही है तो भी हो जाए? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेती है रोड बनाने? सर जो रोड बनाई जाती है ना सर, वो गवर्नमेंट के लिए ही बनाई जाती है। नहीं नहीं, एक तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकालती है कि टेंडर हम निकाले, जी इसके जी बाद बीड करते हैं लोग, सर, उन्हीं तो की बात उसको तो की। मिलेगा ना, सर प्रॉब्लम ये उनको है मिलेगा। कि हाँ उनको ही मिलेगा। सर रोड कोई भी कंपनी खुद तो बनाएगी नहीं, यस, उसमें रोड तो बनेगी ही तब जब गवर्नमेंट ने टेंडर दिया होगा, उसके बिना रोड बन ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट के टेंडर पे रोड बनाने का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 35AD का बेनिफिट दिया जाएगा। और सेक्शन 35AD का बेनिफिट क्या है? आप जितना भी कैपिटल नेचर का खर्चा करेंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो पेमेंट है ना, चेक से होना चाहिए। आप अगर कोई मशीन खरीद कर आते हैं, मशीन चेक से खरीदनी है, कैश में नहीं खरीदनी। कैपिटल नेचर के खर्चे कैसे करने हैं? चेक से। कैश में करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10,000 से ज्यादा के खर्चे कैश में नहीं किए, 10,000 से ज्यादा के खर्चे कैश में नहीं किए जा सकते। हमने सेक्शन 43B में 48(3) में पढ़ा था, तो 48(3) में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही बात सेक्शन 32 में भी पढ़ी थी। अगर आपने कोई मशीन कैश में खरीदी, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। यही बात मैं सेक्शन 35AD में कह रहा हूं। अगर आपने कोई मशीन कैश में खरीदी तो मैं सेक्शन 35AD में आपको बेनिफिट अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर 48(3) में अगर 10,000 से एक्स्ट्रा करते हैं एक दिन में जी, तो डिसअलाउ कर देंगे? डिसअलाउ कर जितना दीजिए पूरा सर। का पूरा अमाउंट? जी 48(3) जो है ना, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करता है। यस सर। सेक्शन 32 अगेन यही रिस्ट्रिक्शन लगाता है
लेकिन कैपिटल नेचर के खर्चों का। मशीन खरीद कर अगर आपने कैश में पेमेंट किया, सेक्शन 32 कहता है डेप्रिसिएशन नहीं लगाने देंगे। और यहाँ सेक्शन 35 एडी क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप जो पीएनएल की डेबिट पर दिखाते हैं ना कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, दिखाने नहीं देंगे। जी सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर, पैनल नहीं है आज, लिखे बिना कराने में प्रॉब्लम बहुत हो रही है, इसे हम कल कंटिन्यू करते हैं सर। अब मुझे समझाना है लेकिन मैं लिख नहीं सकता, तो थोड़ी जरा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नाइट में इवनिंग क्लास है सर? सर इवनिंग की